नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ हितेश व्यास। मॉर्निंग प्राइम की शुरुआत करते हैं और देश दुनिया प्रदेश की तमाम अहम खबरों से आपको रूबरू कराने का सिलसिला शुरू करते हैं। और सबसे पहले देखते हैं अभी तक की हेडलाइंस। जम्मू कश्मीर के डोडा में सुरक्षा बलों और आतंकियों में मुठभेड़, सेना के ऑफिसर समेत 5 जवान घायल, बढ़ाई गई सुरक्षा। रायपुर में सीएम साय ने अधिकारियों के साथ की मैराथन बैठक, फ्लैगशिप योजनाओं पर काम करने के निर्देश, कहा लापरवाही बरतने वाले अफसर पर होगी कार्रवाई। आज रायपुर में छत्तीसगढ़ विजन 2047 कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम साय, युवा, किसान, महिला और प्रबुद्ध जनों से करेंगे संवाद। उपचुनाव में जीत के बाद आज अमरवाड़ा में सीएम डॉक्टर मोहन की आभार रैली, उद्योगपतियों से वर्चुअली संवाद भी करेंगे मुख्यमंत्री। सीजीपीएससी भर्ती गड़बड़ी के मामले में सीबीआई जांच शुरू, तत्कालीन चेयरमैन और सचिव के कार्यालय में सर्चिंग, 2020 से 2022 तक की परीक्षाओं में गड़बड़ी की मिली थी शिकायत। रायपुर में पटवारी संघ की हड़ताल का 9वां दिन आज, आरआई से काम ले रहा विभाग, अब आरआई संघ ने भी दी हड़ताल की चेतावनी। ग्वालियर कलेक्ट्रेट परिसर में रील बनाने के मामले में सख्ती, कलेक्टर ने पब्लिक प्लेस में वीडियोग्राफी पर लगाया बैन, नए कानून के तहत पहला आदेश जारी। प्रायोजक हैं राजयोग पेन, खुशियां आपकी, रंग हमारे। तो ये थी इस वक्त की हेडलाइंस और हेडलाइंस के बाद अब नजर डालते हैं आज सुबह 7 बजे की 7 बड़ी खबरों पर। पहली खबर, पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती केस में आज सुप्रीम कोर्ट में फैसला संभव है। दूसरी खबर, मुंबई हिट एंड रन केस की, बीएमडब्ल्यू केस में आरोपी मिहिर की कस्टडी खत्म हो गई है। तीसरी खबर, जेल में बंद रहेंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, तो क्योंकि उनको जमानत नहीं मिली है। चौथी खबर, नीट से जुड़ी हुई, नीट की सभी याचिकाएं हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर होंगी, ये बड़ी खबर। सुप्रीम कोर्ट ने अडानी हिंडनबर्ग मामले में रिव्यू पिटीशन की याचिका को खारिज कर दिया है। शहीद अंशुमान के पेरेंट्स और पत्नी को इंश्योरेंस फंड के 50-50 लाख रुपए मिले हैं। और थोक महंगाई 3.36% पर पहुंची, 16 महीने के सबसे ऊपरी स्तर पर इस वक्त महंगाई पहुंची हुई है। इन सब के बीच अब रुक करते हैं खबरों को डिटेल से देखने के सिलसिले को। जम्मू कश्मीर से शुरुआत, जहां पर डोडा में एनकाउंटर हुआ है। फायरिंग में एक अफसर समेत 5 जवान घायल हो गए। आतंकियों की सूचना के बाद जवान दरअसल पहुंचे थे दोनों तरफ से। इस दौरान जोरदार फायरिंग हुई। फायरिंग में एक अफसर समेत 5 जवान जख्मी हो गए। इस दौरान जवानों ने पूरे इलाके को घेर लिया। तो लगातार इन्फिल्ट्रेशन की खबरें आ रही हैं, घुसपैठ की खबरें जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों से आ रही है, जिसको लेकर जैसे ही जानकारी मिलती है सुरक्षा बल मुस्तैदी के साथ में मुकाबला करने को तैयार हो जाते हैं। और कमोवेश एक बार फिर से ही हुआ, एक अफसर समेत 5 जवान हालांकि इस मुठभेड़ के दौरान घायल हुए हैं। एनकाउंटर हुआ है डोडा इलाके में। सूचना के बाद जवान पहुंचे थे। दरअसल आतंकियों की मौजूदगी की जानकारी मिली थी। दोनों तरफ से जोरदार इस दौरान फायरिंग हुई। फायरिंग में एक अफसर समेत 5 जवान घायल हुए हैं और इलाके को पूरी तरह से जवानों ने घेर लिया है। इधर मुंबई में सड़क हादसा हुआ और इस सड़क हादसे में 5 लोगों की जान चली गई। मुंबई एक्सप्रेसवे पर बस खाई में गिरी। ट्रैक्टर से टक्कर के बाद बस खाई में गिर पड़ी। हादसे में 5 यात्रियों की मौत हो गई और 42 सवारियां जो हैं वो घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल इस दौरान पहुंचाया गया है। तो मुंबई में ये बड़े हादसे की खबर, मुंबई एक्सप्रेसवे पर यह हादसा हुआ, जहां पर बस में सवार 5 यात्रियों की जान चली गई और 40 के करीब यात्री जख्मी हुए हैं। ट्रैक्टर ने टक्कर मारी थी बस को, उसके बाद में पलटकर बस खाई में गिर पड़ी और इस वजह से 5 लोगों की जान चली गई। तो ग्रेटर नोएडा से खबर, जहां पर पिकअप वाहन से तेज रफ्तार कार टकरा गई और इस हादसे में 3 लोगों की माफ कीजिए जान चली गई। 9 लोग घायल हैं। शादी समारोह से लौट रहे थे कार सवार, हल्द्वानी गांव के रहने वाले थे सभी। ये ग्रेटर नोएडा से खबर, हादसे की खबर। पिकअप वाहन ने
से एक तेज रफ्तार कार आकर टकरा गई। हादसे में 3 लोगों की जान चली गई, 9 लोग जख्मी हुए हैं। शादी समारोह से वापस ये कार सवार लोग लौट रहे थे, लेकिन इसी दौरान हादसे का शिकार हुए। हल्द्वानी के रहने वाले थे सभी घायल और मृतक। इधर बजट की बात करें, बजट से पहले केंद्र सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। 21 जुलाई को दरअसल सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है, चूंकि 23 जुलाई को बजट पेश होना है। संसद का दूसरा सत्र जो है वो 22 जुलाई से शुरू हो रहा है। 22 जुलाई से 12 अगस्त तक ये सत्र चलेगा और इसे खासतौर पर बजट सत्र कहा जा सकता है। भले ही मानसून में हो रहा है, चूंकि इस बार बजट इस सत्र में पेश किया जाना है। निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री 23 जुलाई को बजट पेश करने जा रही हैं और 21 जुलाई को इसी सिलसिले में सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है इस दूसरे सत्र को लेकर। तो मानसून सत्र दरअसल इस बार 2 अलग अलग सत्रों में चलना था। पहले एक सत्र का आगाज हो चुका है, जहां पर सभी नवनियुक्त सांसद जो हैं उन सभी को शपथ दिलाई गई और उसके बाद सदन में कुछ कार्रवाई के दौरान भी जमकर हंगामा भी देखने को मिला। और अब ये दूसरा सत्र जो शुरू हो रहा है 22 जुलाई से 12 अगस्त तक यह सत्र चलेगा, जिसमें बजट पेश किया जाएगा और ये मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट होगा। इधर लोकसभा चुनाव के नतीजों में बीजेपी को इस बार बड़ा झटका लगा था। पीएम मोदी के तीसरे कार्यकाल में पार्टी अपने दम पर बहुमत हासिल नहीं कर पाई। अब राज्यसभा से भी पार्टी के लिए अच्छी खबर नहीं है। बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए का संख्या बल राज्यसभा में भी कम हो गया है। इसकी वजह राज्यसभा के 4 मनोनीत सांसद राकेश सिन्हा, राम सकल, सोनल मानसिंह और महेश जेठमलानी रिटायर हो गए हैं। मौजूदा स्थिति की बात करें तो राज्यसभा में अभी 226 सांसद हैं, तो वहीं 19 सीटें अभी खाली हैं। संख्या बल के हिसाब से बीजेपी राज्यसभा की सबसे बड़ी पार्टी है। इसके पास कुल 86 सदस्य हैं। तो वहीं एनडीए के संख्या बल की बात करें तो ये संख्या 101 है, जबकि मौजूदा स्थिति में बहुमत का आंकड़ा 113 है। बीजेपी का संख्या बल राज्यसभा में पहले से कम हुआ है। इसका विधेयक पारित कराने में असर देखने को मिल सकता है। हालांकि राज्यसभा में अभी 7 मनोनीत सदस्य मौजूद हैं। इसके अलावा 2 सदस्य निर्दलीय भी मौजूद हैं। इनका बीजेपी को पहले भी समर्थन मिला है। तो वहीं एआईएडीएमके और वाईएसआर कांग्रेस को भी बीजेपी का करीबी माना जा रहा है। राज्यसभा में जरूरत पड़ने पर यह सरकार के साथ जा सकते हैं। और इसी तरह कांग्रेस के नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन के सदस्यों की संख्या 87 है। इधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज हरियाणा के दौरे पर रहेंगे। पिछड़ा वर्ग सम्मान समारोह में इस दौरान वो शामिल होंगे। प्रदेश के पिछड़े वर्ग के लोगों से संवाद भी करेंगे। सुबह 11 बजे महेंद्रगढ़ में यह कार्यक्रम आयोजित होगा। सीएम नायब सैनी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। हरियाणा में विधानसभा के चुनाव होने हैं, इस लिहाज से गृह मंत्री का ये दौरा महत्वपूर्ण, चूंकि खासतौर पर पिछड़ा वर्ग सम्मान समारोह में शामिल होंगे और पूरे प्रदेश के पिछड़ा वर्ग से जुड़े हुए लोगों से संवाद करके महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे, चूंकि ये वो वोट बैंक है जो हरियाणा में निर्णायक साबित होता है। इधर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के आज की बात करें, आज के दौरों की बात करें तो आज अमरवाड़ा के दौरे पर रहने वाले हैं। उपचुनाव में जीत के लिए जनता का आभार जताने के लिए पहुंचेंगे। 12 बजे सकरवाड़ा गांव पहुंचेंगे और सकरवाड़ा से अमरवाड़ा तक एक आभार रैली का आयोजन किया गया है। छिंदवाड़ा, बालाघाट और सिवनी के उद्योगपतियों से इस दौरान संवाद भी करेंगे। दोपहर 1:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यह संवाद होगा और दोपहर 2:30 बजे कृषि उपज मंडी प्रांगण में एक जनसभा को भी संबोधित करने वाले हैं। विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास भी इस दौरान जाहिर तौर पर वो करेंगे और दोपहर 3:30 बजे छिंदवाड़ा से भोपाल के लिए वापस रवाना हो जाएंगे। तो आज मुख्य रूप से दिन भर के कार्यक्रमों की बात करें तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का अमरवाड़ा में ही कार्यक्रम रहेगा, जहां वो आभार व्यक्त करने के लिए पहुंचेंगे और जनसभा का संबोधन भी करेंगे और निवेशकों और उद्योगपतियों से भी बातचीत होगी। छत्तीसगढ़ विजन 2047 को लेकर संवाद कार्यक्रम का आज रायपुर में आयोजन होगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। युवा, कृषक, महिला और प्रबुद्ध जनों से इस दौरान सीएम संवाद करेंगे। दोपहर 3 बजे
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचेंगे। तो छत्तीसगढ़ में ये बड़ा आयोजन और इस आयोजन में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री पहुंचेंगे। विजन 2047 को लेकर संवाद कार्यक्रम है। युवा, कृषकों, महिलाओं और प्रबुद्धजनों से संवाद होगा। दोपहर 3 बजे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय इन सभी वर्ग के लोगों से संवाद करेंगे। तो वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मैराथन बैठक भी की है। करीब 5 घंटे तक अधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक की। मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और सचिवों को कड़े निर्देश भी दिए हैं। फ्लैगशिप योजनाओं पर काम करने के निर्देश दिए हैं। स्वास्थ्य, किसान और राजस्व के मामलों पर खासतौर पर उन्होंने जोर दिया। लापरवाही बरतने वाले अफसरों पर कार्रवाई होगी, ये एक तरह की चेतावनी भी उन्होंने दी। 5 घंटे की मैराथन बैठक, जहां अलग अलग विभागों की समीक्षा बैठक और फ्लैगशिप योजनाएं चल रही हैं सरकार की और केंद्र सरकार की, इन योजनाओं में कहीं कोई कोताही नहीं बरतने के निर्देश भी खासतौर पर दिए हैं। और जहां पर भी कोई अफसर या कोई भी कर्मचारी लापरवाही करता है तो उनके खिलाफ कड़ी एक्शन लेने का भी निर्देश मुख्यमंत्री ने दिया है। वहीं मध्य प्रदेश में 18 जुलाई को मोहन कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। मंत्रालय में सीएम डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर कैबिनेट में इस दौरान चर्चा होगी। तो 18 जुलाई को ये कैबिनेट की मीटिंग रखी गई है और 18 जुलाई को मोहन कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्तावों को लेकर चर्चा होगी। इधर रायपुर में मतदाता आभार सम्मेलन का आयोजन आज किया गया है। रायपुर ग्रामीण और उत्तर विधानसभा में आयोजन होंगे। सांसद बृजमोहन अग्रवाल मतदाताओं का आभार जताएंगे। दोपहर 3 बजे भनपुरी में इसके बाद आयोजन होगा। शाम 5 बजे एकात्म परिसर में भी कार्यक्रम रखा गया है, जहां पर खासतौर पर लोकसभा चुनाव में मिली जीत को लेकर आभार व्यक्त किया जाएगा। रायपुर ग्रामीण और उत्तर विधानसभा में ये आयोजन होंगे। छत्तीसगढ़ में राजस्व विभाग में पखवाड़ा चल रहा है, राजस्व पखवाड़ा, और इन सब के बीच में हड़ताल लगातार जारी है। राजस्व पटवारी संघ हड़ताल कर रहा है और आज हड़ताल का 9वां दिन है। पटवारी संघ की हड़ताल के चलते अब उसके बाद आरआई जो है उनसे विभाग में काम लिया जा रहा है और अब आरआई संघ ने भी हड़ताल की चेतावनी दे दी है। तहसीलदार संघ ने आश्वासन मिलने के बाद 22 जुलाई तक हड़ताल स्थगित हालांकि कर दी है, लेकिन प्रशासन के सामने शासन की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। एक तो पटवारी संघ लगातार हड़ताल पर है। हड़ताल का आज 9वां दिन है और अलग अलग छोटी बड़ी 34 कुल मिला के इनकी मांगे हैं, जिसको लेकर ये लगातार पिछले समय से मांग करते रहे हैं। राजस्व विभाग में राजस्व पखवाड़े का आयोजन भी एक तरफ सरकार का करा रही है और दूसरी तरफ राजस्व विभाग की तरफ से हो रहे इस आयोजन में चूंकि मुख्य भूमिका पटवारियों की रहती है, तो पटवारियों के नहीं होने की वजह से आरआई से काम लिया जा रहा है। लेकिन अब आरआई संघ ने भी हड़ताल की चेतावनी दे दी है। तो छत्तीसगढ़ पीएससी भर्ती केस की सीबीआई जांच शुरू हो गई है। सीजीपीएससी के तत्कालीन चेयरमैन टामन सिंह सोनवानी, सचिव जीवन किशोर ध्रुव और परीक्षा नियंत्रक के सरकारी निवास में सर्चिंग की गई है। साल 2020 से 2022 तक हुई डिप्टी कलेक्टर और डीएसपी की परीक्षाओं में गड़बड़ी की शिकायत की गई थी। ईओडब्ल्यू ने इस मामले में केस दर्ज किया था। शिकायत के आधार पर राज्य सरकार ने सीबीआई को जांच सौंपी और अब जांच शुरू हो चुकी है। सीबीआई की ओर से जारी प्रेस नोट के मुताबिक तत्कालीन चेयरमैन टामन सिंह सोनवानी, सचिव जीवन किशोर ध्रुव और अपने ऊपर रिश्तेदारों का गलत तरीके से फायदा पहुंचाते हुए डिप्टी कलेक्टर और डीएसपी रैंक का चयन करने का आरोप इन अधिकारियों पर लगा है। और इस मामले में प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि सीजीपीएससी का मामला स्पष्ट है। प्रदेश के युवा आक्रोशित थे। उच्च स्तरीय जांच से प्रदेश के सभी युवाओं के मन की शंका दूर होगी। वहीं नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने कहा कि कांग्रेस ने जांच का कभी विरोध नहीं किया। जांच के बाद पूरा सच सामने आ जाएगा। देखिए, सीजीपीएससी का मामला स्पष्ट है और स्पष्ट मामले में सरकार की ओर तरफ से रिक्वेस्ट किया और सीबीआई की जांच के बारे में
पूरे छत्तीसगढ़ के लोग, खासतौर से युवा वर्ग के अंदर मांग किया था कि जांच हो, वो उच्च स्तरीय जांच जिसमें पूरे छत्तीसगढ़ के हमारे युवा साथियों के मन का शंका दूर होगा। जांच तो हो रही है, जांच का जो निष्कर्ष आएगा आप सबके सामने हो जाएगा। बहुत लोगों की मांग थी कि जांच हो, हम लोगों को भी कोई आपत्ति नहीं थी। जांच में जो सच होगा सामने आएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इधर सुप्रीम कोर्ट में नीट मामले पर सोमवार को सुनवाई हुई। सीजेआई चंद्रचूड़ की बेंच ने देश के सभी हाई कोर्ट में एनटीए के खिलाफ दायर हुई याचिकाओं को ट्रांसफर करने का नोटिस जारी कर दिया है। दरअसल एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट में नई याचिकाएं दायर की थी। इनमें एजेंसी ने देश के सभी हाई कोर्ट में लगी याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर किए जाने की मांग की थी। इस मामले की सुनवाई अब सीजेआई चंद्रचूड़, जस्टिस पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की डिवीजन बेंच कर रही है। वहीं सुप्रीम कोर्ट में नीट पेपर लीक और एग्जाम कैंसिल किए जाने की याचिकाओं पर अगली सुनवाई अब 18 जुलाई को होगी। उत्तर प्रदेश के 17 जिलों में बाढ़ की स्थिति है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया। सीएम योगी ने अधिकारियों के साथ में बैठक भी की। अफसरों को लगातार मॉनिटरिंग कर राहत पहुंचाने के निर्देश भी दिए हैं। भारी बारिश से लगातार यहां पर नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है। बाढ़ से लोगों को कई सारी मुसीबतों का सामना भी करना पड़ रहा है। तो उत्तर प्रदेश में लगातार कई दिनों से करीब 17 से 18 जिले ऐसे हैं जो बाढ़ की चपेट में हैं। कई गांव टापू में तब्दील हो गए हैं जिनका संपर्क कट गया है और यही वजह है कि मॉनिटरिंग करके हुए लगातार राहत पहुंचाने के निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिए गए हैं। तो उत्तर प्रदेश के 17 जिलों में बाढ़ की स्थिति है और कई गांव इसी तरह से टापू में तब्दील हो चुके हैं और सड़कों से लेकर सब कुछ जलमग्न हो चुका है। लोगों के जनजीवन पर बुरा असर पड़ा है। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं। मॉनिटरिंग कर राहत पहुंचाने के निर्देश उन्होंने अधिकारियों को दिए हैं। महाराष्ट्र के नासिक से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर बारिश और बाढ़ में पर्यटक फंस गए जिन्हें बचा लिया गया है। करीब 200 पर्यटकों का रेस्क्यू किया गया है। 6 घंटे तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन चला। अंजनेर पर्वत पर ये पर्यटक फंस गए थे। सीढ़ियों पर तेज धार अचानक से आ गई, इसकी वजह से लोग वहां पर फंस गए। वन विभाग ने इसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और करीब 6 घंटे की मशक्कत के बाद जो यहाँ पर पर्यटक फंसे हुए थे, इन्हें वहां से सुरक्षित निकाला गया। अक्सर ये ताकीद की जाती है, चेतावनी दी जाती है कि बरसात के मौसम में ऐसे तमाम जगहों पर जहां पर अचानक से पानी के बढ़ने का खतरा रहता है, वहां पर लोग सावधानी बरतें और ऐसी जगहों पर जाने से बचें। जाना भी है तो दूर से निहारें। ठीक पानी के बहाव के बीच में जाना इस तरह से खतरनाक हो सकता है। ये सीढ़ियाँ बनी हुई है, लेकिन देखिए धार अचानक से आई और यहाँ पर पर्यटक फंस गए। 200 पर्यटक फंसे थे और इन्हें 6 घंटे के रेस्क्यू के बाद यहाँ से सुरक्षित बचा लिया गया। महाराष्ट्र के नासिक की ये खबर, अंजनेर पर्वत पर ये पर्यटक फंस गए थे। आबकारी घोटाले के मामले में आज दिन भर छत्तीसगढ़ से लेकर यूपी तक हलचल रही। छत्तीसगढ़ में जहां नकली होलोग्राम सप्लाई करने वाले और नकली होलोग्राम बनाने वाली कंपनी के स्टेट हेड को कोर्ट में पेश कर पुलिस रिमांड बढ़ी, तो वहीं यूपी में इस मामले के मास्टरमाइंड पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा को 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया। पुलिस रिमांड खत्म होने पर चारों आरोपियों को विशेष कोर्ट में पेश किया गया, जहां ईओडब्ल्यू के वकील ने 3 दिन और रिमांड बढ़ाने का आवेदन लगाया, जिसे कोर्ट ने स्वीकार करते हुए 18 जुलाई तक सभी आरोपियों को ईओडब्ल्यू के हवाले कर दिया। बता दें कि सभी आरोपियों को आमने सामने बैठाकर पूछताछ की गई, जिसमें कई बड़े खुलासे हुए हैं। हालांकि ईओडब्ल्यू ने उन खुलासों को साझा नहीं किया है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक आने वाले दिनों में कई और बड़ी गिरफ्तारियां हो सकती हैं। इधर निलंबित पुलिस आरक्षक सहदेव सिंह यादव पुलिस सेवा से बर्खास्त कर दिए गए हैं। महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप के मामले में जेल में बंद है सहदेव सिंह। ड्यूटी से 127 दिन अनुपस्थित रहने पर उन्हें बर्खास्त कर दिया गया।
एमपीसीजी सेवा आचरण नियम विरुद्ध आचरण करने पर बर्खास्तगी की कार्रवाई की गई है। एसपी दुर्ग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। तो महादेव सट्टा ऐप के मामले में आरोपी हैं पुलिस आरक्षक सहदेव सिंह यादव और अब इन्हें पुलिस सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। रायपुर के तेलीबांधा में कारोबारी के दफ्तर के बाहर गोली चलाने के मामले में पुलिस को कुछ अहम क्लू मिले हैं। पता चला है कि वारदात में सिर्फ 2 आरोपी ही नहीं 4 से अधिक आरोपी शामिल रहे हैं। पुलिस के मुताबिक घटना के समय सीसीटीवी में कैद हुए 2 अज्ञात शूटर के अलावा इनके कई और साथी घटनास्थल के आसपास मौजूद थे। वारदात के बाद गैंगस्टर मयंक सिंह ने IBC 24 को एक ईमेल भी किया जिसमें उसने वारदात की जिम्मेदारी ली है। उसके ईमेल में कारोबारियों को खुली चेतावनी देते हुए कहा गया है कि झारखंड में काम करने वाली जो भी कंपनी गैंग को नजरअंदाज करेगी उसके अधिकारी कर्मचारियों से पहले उनके परिवार को जान से हाथ धोना पड़ेगा। मयंक सिंह ने अमन साहू को अपना बॉस बताते हुए गैंग का पूरा काम खुद संभालने की बात भी कही है। ऐसे में पुलिस मान रही है कि फायरिंग की वारदात को अमन साहू गैंग ने ही अंजाम दिया। पुलिस को सबूत मिले हैं कि वारदात के 2 से 3 दिन पहले ये अज्ञात शूटर रायपुर आ गए थे और रेलवे स्टेशन के पास होटल वेलकम के कमरा नंबर 207 में रहे। होटल में कमरा लेने के लिए रायगढ़ के किसी युवक की आईडी दी गई थी। होटल में कुछ लोग मिलने भी आए थे। ऐसे में जाहिर हो रहा है कि इन शूटर्स के लोकल कनेक्शंस भी हैं। आशंका है कि इन्होंने बाइक और पिस्टल उपलब्ध करवाई होगी। जब्त बाइक के बारे में आरटीओ ऑफिस से जानकारी मांगी गई है। पुलिस के मुताबिक गिरिडीह जेल में बंद अमन साहू को रायपुर लाने के प्रयास तेज कर दिए गए हैं। तो वहीं शूटर्स की गिरफ्तारी के लिए भी कई टीमें एक्टिव की गई हैं। बस्तर की बात करते हैं जहां पर गोंचा पर्व के दौरान चलने वाली रथ यात्रा का समापन हो गया है। गोंचा पर्व के दौरान आज 3 विशालकाय रथ में भगवान जगन्नाथ, माता सुभद्रा और बलभद्र की रथ यात्रा निकाली गई। भगवान जगन्नाथ को बस्तर की पारंपरिक तुपकी से सलामी भी दी गई। इस मौके पर बड़ी संख्या में लोग रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने पहुंचे। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और जगदलपुर विधायक के साथ वन मंत्री केदार कश्यप, चित्रकूट विधायक विनायक गोयल के अलावा प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। इस पर्व को बहुड़ा गोंचा रथ यात्रा के नाम से भी जाना जाता है और देश दुनिया से सैलानी इस खास तौर पर नज़ारे को देखने के लिए यहाँ पर पहुँचते हैं। इस बीच वडोदरा पहुंचे भारतीय टीम के खिलाड़ी हार्दिक पांड्या का जोरदार स्वागत किया गया। गुजरात के वडोदरा में हार्दिक के स्वागत के लिए फैंस उमड़ पड़े। वर्ल्ड कप जीत के बाद पहली बार अपने गृह नगर वडोदरा पहुंचे थे। खुली बस में फैंस ने उनका जोरदार स्वागत किया। सड़कों पर इस दौरान लाखों की भीड़ भी जुट गई। ये नज़ारा देखिए, इससे पहले जब टीम इंडिया जीत कर आई थी तो उनके स्वागत के लिए मुंबई की सड़कों पर इस तरह का जन सैलाब आपने देखा था, जहां पूरी टीम इंडिया के स्वागत के लिए इस तरह का सैलाब उमड़ा। और यहाँ पर देखिए वडोदरा में अपने गृह नगर के एक बेटे के इस शानदार कारनामे पर हार्दिक पांड्या के समर्थन में उनके स्वागत के लिए पूरा वडोदरा मानो सड़कों पर उतर आया। तो क्रिकेट के प्रति दीवानगी भारत में कम नहीं है, लेकिन सबके बीच में देखिए वडोदरा पहुंचे जब हार्दिक पांड्या तो क्या शानदार स्वागत वहां की सड़कों पर उनका किया गया। तो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरों और अपडेट्स का सिलसिला आगे भी मॉर्निंग प्राइम में लगातार जारी है। आगे देखिए हमर बानी हमर गोट।